सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका फोन आपका सबसे बड़ा जासूस हो। कुछ ऐसी ही है नॉर्थ कोरिया की हकीकत। आज हम इसी सीक्रेट दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं और देखेंगे कि वहां की टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा इस पर गौर कीजिए। वहां का फोन हर 5 मिनट में खुद ब खुद एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। क्यों? ताकि सरकार को आपकी हर एक हरकत की खबर रहे। मतलब यह स्मार्टफोन जोड़ने का नहीं, बल्कि 24 घंटे नजर रखने का एक टूल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्मार्टफोन असल में इतने अलग क्यों हैं। पहली नजर में तो ये किसी भी दूसरे फोन जैसे ही लगते हैं, पर इनकी बुनियाद ही पूरी तरह से अलग है। वहां आपको मिलेंगे सरकार के अप्रूव किए हुए कुछ खास ब्रांड्स, जैसे कि अरेरंग सीरीज, प्योंगयांग टच सीरीज और समतेसोंग। और ये जो आखिरी वाला नाम है ना, समतेसोंग, ये बड़ा मजेदार है। सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स, तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अपने ब्रांड का नाम रख दिया 3 into ग्रेट स्टार्स। अब देखिए, वहां फोन खरीदना कोई मामूली बात नहीं है। हर एक फोन उसके खरीदार के नाम पर बाकायदा रजिस्टर होता है। फोन का जो IMEI नंबर होता है ना, वो सीधा सरकारी डेटाबेस से जुड़ा होता है। और अगर किसी ने बिना सरकार की इजाजत के अपना फोन किसी को बेच दिया, तो समझ लीजिए कि वो कानून तोड़ रहा है। लेकिन फोन का हार्डवेयर तो बस एक हिस्सा है। असली खेल तो सॉफ्टवेयर का है। यहीं पर सरकार का कंट्रोल वाला पूरा सिस्टम टिका हुआ है। ये सॉफ्टवेयर है तो एंड्रॉयड ही, पर ये वो एंड्रॉयड नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, ये एंड्रॉयड का एक ऐसा वर्जन है जिसकी आत्मा ही निकाल दी गई हो। इसमें कोई गूगल सर्विसेज नहीं है, कोई प्ले स्टोर नहीं है। सारी की सारी कमांड सरकार के हाथ में है। सरकार जब चाहे आपके फोन में कोई ऐप डाल सकती है, और मजे की बात यह है कि आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर को तो लॉक कर दिया, अब बारी आती है इंटरनेट की। यहां सरकार ने एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है कि बाहरी दुनिया की कोई खबर अंदर आ ही नहीं सकती। इंटरनेट के नाम पर वहां जो है उसे क्वांगम्योंग कहते हैं, जो उनका अपना इंट्रानेट है। और इस पर पता है कितनी वेबसाइट्स हैं? सिर्फ 5000। जी हां, सिर्फ 5000। पूरी दुनिया में जहां अरबों वेबसाइट्स हैं, वहां इनके पास सिर्फ इतनी ही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानकारी पर कितना सख्त पहरा है। अच्छा, अब अगर किसी को कोई ऐप चाहिए तो क्या होगा? प्ले स्टोर तो है नहीं, तो इसके लिए बाकायदा एक दुकान पर जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं कोरियो कंप्यूटर सेंटर। वहां जाकर एक स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे ये ऐप चाहिए। फिर वो अपने एक खास ऑफलाइन टर्मिनल से वो ऐप आपके फ़ोन में डालेगा। और हाँ, ये पूरी खरीदारी आपकी ID और फ़ोन के IMEI नंबर के साथ लॉग हो जाएगी। ये कंट्रोल सिर्फ इंटरनेट या ऐप्स तक ही नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सरकार अब लोगों की रोज की बातचीत, उनके शब्दों और उनकी तस्वीरों तक को कंट्रोल करती है। और इसका एक बहुत ही अजीब तरीका है कीबोर्ड का ऑटो करेक्ट। सोचिए, अगर कोई साउथ कोरिया टाइप करने की कोशिश करे तो फोन उसे अपने आप बदलकर पपेट स्टेट यानी कठपुतली देश कर देता है। और तो और, भाई या बहन जैसे आम शब्द भी टाइप नहीं कर सकते। इनकी जगह सिर्फ एक ही शब्द आता है, कॉमरेड। अब सवाल यह है कि भाई या बहन जैसे शब्दों से सरकार को क्या दिक्कत है? वजह सुनकर शायद यकीन ना हो। सरकार के मुताबिक ये शब्द रोमांटिक हैं। इनसे आपस में प्यार बढ़ता है, और उनके हिसाब से सच्चा और एकमात्र प्यार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के लिए होना चाहिए। यही कंट्रोल फोटोग्राफी पर भी है। आप गरीबी की फोटो नहीं खींच सकते, टूटी फूटी इमारतों या खराब सड़कों की नहीं, किसी मिलिट्री साइट की तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि पीस साइन बनाकर फोटो खिंचवाना भी मना है, क्योंकि ये वेस्टर्न स्टाइल है। मतलब सिर्फ वही तस्वीरें ली जा सकती हैं जिनसे देश की एक अच्छी चमचमाती इमेज बने। अब एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए किसी तरह एक USB ड्राइव में एक साउथ कोरियन फिल्म देश के अंदर आ जाती है, तो अब सरकार इसे पकड़ेगी कैसे? इसका तरीका बहुत शातिर है। तो होता यह है, जैसे ही कोई पहला इंसान, मान लीजिए पर्सन A, उस मूवी को अपने कंप्यूटर पर चलाता है, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम रेड स्टार OS है, चुपके से उस फाइल पर एक डिजिटल वाटरमार्क लगा देता है। इस वाटरमार्क में उस कंप्यूटर का यूनिक हार्डवेयर ID होता है। अब जब पर्सन A ये USB ड्राइव पर्सन B को देता है और वो भी मूवी देखता है, तो सिस्टम पर्सन B का हार्डवेयर ID भी उसी फाइल में जोड़ लेता है। बस अब अधिकारियों के लिए यह पता लगाना बच्चों का खेल है कि ये फाइल कहां कहां और किस किस के पास गई। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कंट्रोल का सिस्टम काम कैसे करता है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? इसके पीछे का मास्टर प्लान क्या है?
इसकी जड़ें 1990s के दशक में हैं। जब सोवियत यूनियन टूटा तो नॉर्थ कोरिया को एक बात साफ समझ आ गई कि बाहर की दुनिया से आने वाली जानकारी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और तभी उन्होंने फैसला किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपनी जनता को पूरी तरह से कंट्रोल करने और दुनिया से काटने के लिए किया जाएगा। तो आखिर में ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए है, सरकार को बचाए रखना। अगर लोगों को पता चल गया कि बाहरी दुनिया में कितनी आज़ादी है, कितने मौके हैं, कितनी बेहतर जिंदगी है, तो फिर वो लीडर ही सब कुछ है वाली कहानी पर सवाल उठाने लगेंगे। और बस इसी सवाल को उठने से रोकने के लिए ये पूरा तंत्र बनाया गया है। तो नॉर्थ कोरिया की ये कहानी तो अपने आप में काफ़ी एक्सट्रीम है, लेकिन चलिए अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इससे हम सबके लिए क्या सबक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई है, पर सच तो ये है कि ये पिछड़ी नहीं बल्कि खतरनाक है। ये कोई टूटी फूटी व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर बनाया गया एक बहुत ही असरदार सिस्टम है जिसका एक ही मकसद है, लोगों पर पूरी तरह से काबू रखना। तो हमारे और उनके हालात में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एक शब्द में कहें तो चॉइस। हमारे पास चुनने के विकल्प हैं, उनके पास नहीं है। और यही एक चीज टेक्नोलॉजी के साथ हमारे और उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल देती है। हमारी टेक्नोलॉजी हमें ढेरों विकल्प देती है, ये सच है, पर आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि क्या हम वाकई में इस टेक्नोलॉजी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी ही हमें इस्तेमाल तो नहीं करने लगी है।